Myself Shilpa Katole from ACS Girls Junior College, Paspauri, Nagpur. We have already started the chapter 12 biotechnology, and today we will discuss about the rDNA technology, means methodology for rDNA technology. The procedure of rDNA technology, ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं. हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि rDNA टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड यूज होता है, एंजाइम यूज होते हैं, उसको यूज करके हम पर्टिकुलर ऐसा कर सकते हैं. लेकिन ये rDNA टेक्नोलॉजी की प्रॉपर प्रोसीजर क्या होती है वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो हम यहाँ पर मेथोडोलॉजी फॉर rDNA टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. स्टेप्स इन्वॉल्व इन जीन क्लोनिंग आर एज फॉलो. इसको जीन क्लोनिंग भी बोल सकते हैं और इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ऑब्वियसली डीएनए है तो डीएनए पे जीन प्रेजेंट होंगी फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. अब होता क्या है कि हमें डीएनए मटेरियल चाहिए, लेकिन किससे? डोनर से. किसी के बॉडी से हमें डीएनए मटेरियल चाहिए, तो हम उसकी बॉडी से डीएनए मटेरियल को आइसोलेट करेंगे. तो हम किस प्रकार से करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा देखेंगे. The desired gene to be cloned has to be obtained from the source organism, that is donor. मतलब कि हमें कोई सोर्स चाहिए, कोई डोनर चाहिए, उसके बॉडी में ऐसे कैरेक्टर्स है, ऐसे जीन प्रेजेंट है जो हमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है. ऐसे जीन को, ऐसे डीएनए मटेरियल को हम पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, मींस डोनर की बॉडी से हम आइसोलेट करेंगे. Initially, the cells of the donor organism are shared with blender treated with suitable detergent. इसको पहले डोनर ऑर्गेनिज्म को, उसके सेल्स को, जो भी मटेरियल हम निकाल रहे हैं, जो भी डीएनए मटेरियल हम निकाल रहे हैं, डीएनए मटेरियल निकालेंगे इसका मतलब क्या? हम सीधा डीएनए थोड़ी ना निकालेंगे, हमें कुछ सेल्स निकालने पड़ेंगे. जैसे उसके बॉडी की थोड़ी सी स्किन या फिर थोड़ा सा ब्लड, ऐसे कुछ जिसमें बहुत सारे सेल इन्वॉल्व हो. तो ऐसे हमें उसके बॉडी से कुछ मटेरियल इग्नोर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा. अब ऐसे सेल्स को, ऐसे डोनर के ऐसे मटेरियल को हम यहाँ पर शेड करेंगे ब्लेंडर से. उसके बाद सूटेबल डिटर्जेंट. अब पर्टिकुलर उस सेल के लिए कौन सा डिटर्जेंट सूट करता है, वो डिटर्जेंट से हम उसको ट्रीट करेंगे. जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर इज रिमूव. अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो हमने अभी कहा है, सेल है, सेल में सारे के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं. हम पढ़ चुके हैं सेल के बारे में डिटेल में. तो सेल है तो एक सेल नहीं होगा, उसके साथ और भी सेल्स होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मटेरियल निकाल रहे हैं, मतलब टिश्यूज होंगे साथ में. तो इसमें से हमारे पास अभी सेल्स थे, बंच ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, सिंगल सेल बोल सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. हम इसमें से अब सिर्फ डीएनए आइसोलेट करेंगे, डीएनए को हम सेपरेट करेंगे. अब हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ डीएनए रहेगा, सेल नहीं रहेगा, कोई अदर मटेरियल नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे पास डीएनए मटेरियल रहेगा. बोले हमें जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर सेल इज रिमूव आइसोलेटेड. उसको हमने जो निकाला हुआ है, जो सेल को निकाला हुआ सेल में से भी हम जेनेटिक मटेरियल को निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे और उसको हम आइसोलेट करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे, अदर सेल ऑर्गेनेली से सेपरेट कर देंगे. अब जेनेटिक मटेरियल जो है उसका कोई संबंध नहीं है यहाँ पर दूसरे ऑर्गेनेली से, हम ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं. एंड प्यूरिफाइड बाय यूजिंग सेवरल टेक्निक्स, आइसोलेटेड डीएनए कैन बी स्पूल्ड ऑन टू अ ग्लास रॉड. यहाँ पर उसको आइसोलेट किया जाता है डीएनए मटेरियल को, उसको प्यूरिफाई किया जाता है. प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज की जाती है और जो भी आइसोलेटेड डीएनए है उसको स्पूल किया जाता है ग्लास रॉड से. आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए इज देन क्लीव बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब जो डीएनए मटेरियल है हमारे पास, हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज डोनर सेल. एक डोनर सेल है जिसमें से हमने डीएनए को आइसोलेट किया हुआ है. आइसोलेटेड ऑफ डिजायर्ड डीएनए. हमें जो डीएनए चाहिए उसको हमने यहाँ पे आइसोलेट किया है. अब हमें बताना है, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या होता है?
डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट। अब हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम छोड़ देंगे। अब क्या होगा, डीएनए मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके छोटे छोटे यहाँ पे फ्रैगमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं these are the fragments and this is also known as target DNA। और इसी को बोला जाता है टारगेट डीएनए। क्यों? क्योंकि इन फ्रैगमेंट्स को, ये टारगेट डीएनए को हम यूज करने वाले हैं इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम उसको यूज करने वाले हैं। Now, isolated purified DNA then cleave by using restriction enzyme, particularly restriction endonucleases. These enzymes cleave DNA at specific site called restriction site and break DNA into fragments. There are several types of restriction endonucleases. Cleave DNA fragments have closely sticky, staggered or blunt end. हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए को कट करने की कैपेसिटी रखते हैं, एक पर्टिकुलर साइट में वो कट करते हैं जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं साइट को। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और ये जो कट करते हैं तो हमें जो टाइप मिलेगा वो ब्लेंडेड हो सकता है, स्टैगर्ड एंड हो सकता है, हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। फ्रॉम क्लीव डीएनए या फिर क्लीव फ्रैगमेंट हो सकते हैं डीएनए। अ फ्रैगमेंट कंटेनिंग डिजायर्ड जीन इज आइसोलेटेड एंड सिलेक्टेड फॉर द क्लोनिंग। अब ये डीएनए क्लीव हो चुके हैं, इसके हमें फ्रैगमेंट्स मिल चुके हैं, अब इसको हम यूज करेंगे क्लोनिंग के लिए। दिस इज नाउ कॉल्ड फॉरेन डीएनए। अब इसको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए भी बोल सकते हैं। इसको हम फॉरेन डीएनए या फिर टारगेट डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए हम बोल सकते हैं। Then desired gene can also be obtained directly from the genomic library or cDNA library। अगर हमें जो जीन चाहिए, हमें जो डीएनए मटेरियल चाहिए, अगर वो हमें किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिल रहा है या फिर हमें लेना ही नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म से, हम जीनोमिक लाइब्रेरी से, cDNA लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक चाहिए तो जीनोमिक लाइब्रेरी से लेंगे हम, अगर हमें यूकैरियोटिक चाहिए तो हम यहाँ पर cDNA लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। Now, ingestion of desired foreign gene into a cloning vector। अब हम क्या करेंगे, ये फॉरेन डीएनए जो हमारे पास है, जिसको हम डोनर से आइसोलेट कर चुके हैं, इसको हम वेक्टर में इनॉकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेक्टर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर वेक्टर मीन्स हम यहाँ पर प्लाज्मिड ले सकते हैं या फिर बैक्टीरियोफेजेस ले सकते हैं, हमें जैसा भी सूटेबल होगा, या फिर हम डिपेंड करता है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें प्लाज्मिड लेना चाहिए या बैक्टीरियोफेजेस लेना चाहिए। वेक्टर दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसको हम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देकर यहाँ पर थोड़ा सा इसका मटेरियल जो है यहाँ पर क्लीव कर लेंगे। मीन्स वहां पर हम क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट डीएनए जो है उसको फिक्स करेंगे। इसलिए यहाँ पर वेक्टर डीएनए जो है इसको क्लीव करना बहुत जरूरी था, एक गैप कर दी है वहां पर हमने। नाउ अब हम ये देखेंगे ये स्टेप में कि किस तरह से ये जो टारगेट डीएनए है ये वेक्टर डीएनए जो है उसमें फिक्स हो गया। इस तरह से जो स्पेस वहां पर कट हुई है, जो डीएनए वेक्टर डीएनए जहां से कट हुआ है वहां पर टारगेट डीएनए जो है वो फिक्स हो गया है। हम उसके बारे में देखेंगे। फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए इज नाउ इंसर्टेड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। हम यहाँ पर देख चुके हैं अभी कि ये फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए को हमने एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट किया है और इसके बाद वेक्टर डीएनए में टारगेट डीएनए जो है वो इंसर्ट कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। The most commonly used cloning vector are plasmid। हम ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मिड को ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बैक्टीरियोफेजेस भी यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस जैसे लैम्ब्डाफेज हो गया, M30। the most commonly used plasmid is PBr 322। यहाँ पर ये बताया है कि हम मैक्सिमम प्लाज्मिड ही यूज करते हैं। अगर हम बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस यूज करते हैं तो उसमें लैम्ब्डाफेज होगा, M13 होगा, लेकिन मैक्सिमम जो प्लाज्मिड हम यूज करते हैं वो PBr 322 है। Plasmid are isolated from the vector organism, that is a bacterium, by using same restriction enzyme
प्लाज्मिड एग्जाम्पल, वेक्टर डीएनए इज क्लेम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लाज्मिड को हमने आइसोलेट किया है। जिस प्रकार हमने यहाँ पे डीएनए मटेरियल आइसोलेट किया था, वैसे ही हमने प्लाज्मिड को भी आइसोलेट किया हुआ है। लेकिन हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट कहाँ से किया, तो वेक्टर ऑर्गेनिज्म से। फिर ये वेक्टर ऑर्गेनिज्म कौन है, तो बैक्टीरियम होंगे, इकोलाई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बैक्टीरियम होंगे जिसे हमने आइसोलेट किया है। आइसोलेट करने के बाद हमने सेम एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम एंजाइम जो हमने फॉरेन डीएनए कट करने के लिए यूज किया था, वही एंजाइम को यूज करके हमने वेक्टर डीएनए को भी यहाँ पर कट किया हुआ है। देन वेक्टर डीएनए इज क्लीव, और इस तरह से वेक्टर डीएनए जो है वो क्लीव हो गया। नाउ बाय यूजिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज, अब हमें ये पता है कि डीएनए को कट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करेंगे। बट अगर डीएनए को जोड़ना हो तो डीएनए लाइगेज यूज करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डीएनए लाइगेज, इट इज मॉलिक्यूलर ग्लू। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है क्योंकि ये डीएनए को वेक्टर से वगैरह जोड़ने का काम करता है। डीएनए को जोड़, डीएनए से भी जुड़ सकता है, मीन्स यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा तो उसको हम लाइगेज बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो टारगेट डीएनए है, ये वेक्टर से जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। हम डीएनए लाइगेज को यूज करके टारगेट डीएनए को वेक्टर में फिक्स करेंगे। फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड, इंटीग्रेटेड भी बोल सकते हैं, इनटू वेक्टर डीएनए। Combination of vector DNA and foreign DNA is now called as recombinant DNA or shimmick DNA, and the technology is referred as rDNA technology। और यहाँ पर जो ये बन गया है, ये जो प्रोडक्ट बन गया है, ये बन गया है rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वेक्टर में डीएनए फिक्स हो गया यहाँ पर, तो ऐसे टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर rDNA टेक्नोलॉजी बोलेंगे। और ये डीएनए को जो नया तैयार हुआ है, इसको शिमरिक डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम यहाँ पर बोलेंगे। नाउ ट्रांसफर ऑफ rDNA इनटू सूटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने जो rDNA बनाया है, क्यों बनाया है, हमारा एम क्या था कि इसको पर्टिकुलर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमें डालना है। तो हम अब इसके बाद वो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि इसको किसी कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में, हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको हम इंसर्ट करेंगे, इनॉकुलेट करेंगे। फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये तैयार है, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम। दैट इज द ट्रांसफर फॉर एक्सप्रेशन इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट सेल ऑफ सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज यूजुअली बैक्टीरियम। Host cell takes up naked rDNA by the process of transformation and incorporated into its own chromosomal DNA, which finally express the trait controlled by the passenger DNA। अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम किसमें, होस्ट बैक्टीरिया। हम एक होस्ट बैक्टीरिया लेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। हम यहाँ पर एक होस्ट बैक्टीरिया लेंगे, इसमें सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए प्रेजेंट है। हम इसमें ये rDNA जो बना हुआ है हमारा शिमरिक डीएनए, इसको हम इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से लिखेगा, ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल कंटेनिंग rDNA मॉलिक्यूल। पहले इसमें शिमरिक डीएनए नहीं था, rDNA नहीं था, हमने इसमें डाला है। अब हमें ये ऐसा दिखेगा, ये मटेरियल यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमने ये एडिशनल इसमें डाला हुआ है। Then the transfer of rDNA into bacterial cell is assisted by divalent calcium ion। और ये प्रोसीजर के लिए कैल्शियम आयन का होना बहुत जरूरी है, अप्लाई किए जाते हैं। The cloning organism using plant biotechnology are E. coli, Agrobacterium tumefaciens। मतलब ये जो बैक्टीरिया हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया ई कोलाई भी हो सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेफेशियंस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया कोई भी हो सकता है। यहाँ अब डिपेंड करता है कि हमें किस चीज के लिए यूज करना है, किस चीज के लिए rDNA टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ई कोलाई या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेफेशियंस वगैरह यूज करेंगे। The
host or competent cell which has taken up rDNA is now called transform cell. अब हमने यहाँ पर जो rDNA शिफ्ट कर दिया है बैक्टीरियल सेल में, इसको अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सेल बोलेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर वो किसी बैक्टीरिया के सेल में जा चुका है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म सेल हम यहाँ पर बोलेंगे. फॉरेन डीएनए कैन also be transferred directly into naked cell or protoplasm of the competent cell without using vector. अब हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन डीएनए जो भी है हमारा, जो भी टारगेट डीएनए हमने ले लिया है, इसको हम नेकेड सेल में डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग वेक्टर, वेक्टर को यूज ना करते हुए. दिस इज डन बाय यूजिंग टेक्निक, लेकिन इसको करने के लिए कुछ टेक्निक्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा. इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपो इन्फेक्शन, शॉर्ट गन, अल्ट्रासोनिफिकेशन, बायोलिस्टिक मेथड एक्सेट्रा. बट इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो टीआई प्लाज्मिड के थ्रू होगा. और टीआई प्लाज्मिड हमें पता है हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियंस से आइसोलेट करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम एनिमल की बात करें, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो हम डीएनए मटेरियल जो हमने आइसोलेट किया हुआ है, दिस इज टारगेट डीएनए, इसको हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम टीआई प्लाज्मिड को यूज करेंगे, जिसको हम पहले ही आइसोलेट कर चुके हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियंस. सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, ट्रांसफर होस्ट सेल को सिलेक्ट करना, उसका सिलेक्शन होना. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल. अब जो होस्ट सेल है उसमें कुछ रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल भी है, उसको आइसोलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है. फॉर आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आइसोलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड. वेक्टर के, प्लाज्मिड वेक्टर के मार्कर जीन जो है उसको एम्प्लॉय कर देंगे, उसको काम में लगा देंगे हम. फॉर एग्जाम्पल PBR 322, इसको मैक्सिमम यूज करते हैं, पहले बोल चुके हैं. दिस इज अ प्लाज्मिड वेक्टर कंटेन डिफरेंट मार्कर जीन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. ये ऐसे मार्कर जीन होते हैं जो PBR 322 प्लाज्मिडेस में प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे मार्कर जीन होते हैं इनके जैसे जो प्रेजेंट होंगे. When PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे HAM3 होता है, HAM2 होता है, इकोआर1 होता है, वैसे ही PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ये यूज किया जाता है. It knocks out ampicillin resistant gene from the plasmid. ये प्लाज्मिड से एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को निकालने के लिए यूज होता है, so that the recombinant cell becomes sensitive to ampicillin. और इसीलिए रिकॉम्बिनेंट सेल जो है वो सेंसिटिव हो जाता है अगेंस्ट द एम्फिसिलिन. जब कभी मार्कर जीन हम अप्लाई करेंगे, हम वहां पर रिकॉम्बिनेंट सेल को, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल उसको आइसोलेट कर रहे हैं ना नॉन रिकॉम्बिनेंट से, तो उस टाइम पे जब हम ये एम्फिसिलिन अप्लाई करेंगे तो ये सेंसिटिव बन जाएंगे. रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेंट सेल जो है ये सेंसिटिव हो जाएगा और ये आइसोलेट हो जाएंगे. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल. अब जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो मल्टीप्लाई होंगे. वंस ट्रांसफॉर्म, एक बार उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, होस्ट सेल आर सेपरेटेड बाय द स्क्रीनिंग. होस्ट सेल को सेपरेट किया जाता है स्क्रीनिंग मेथड से. इन दिस स्टेप द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल आर इंट्रोड्यूस्ड. अब इस स्टेप में क्या होता है, जो भी ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रेश कल्चर मीडिया में. फ्रेश कल्चर मीडिया में उसको रखा जाता है और इस स्टेज में होस्ट सेल जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं और रीडिवाइड होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पर बोलेंगे. Along with the replication of recombinant DNA carried by them. अब वो होस्ट सेल जो ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल जो हमने फ्रेश कल्चर मीडिया में इसको अप्लाई किया है वो डिवाइड हो रहा है, रीडिवाइड हो रहा है. अब वहां पर सेल जब डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली
मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डीएनए मटेरियल भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब ये जो डिजायर्ड कैरेक्टर हमने टारगेट डीएनए जो लिया है, जिसको ट्रांसफर किया है, ये ट्रांसफर हो चुका है, डिवाइड हो गया, रीडिवाइड हो गया, इसके नंबर्स बढ़ गए, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें वो होस्ट सेल में जो डिजायर्ड जीन ट्रांसफर हुए हैं वहां पर वो एक्टिव होना भी तो जरूरी है, इसीलिए तो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट मींस जो जीन हमने ट्रांसफर किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी कैरेक्टर्स, जो भी जीन पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनिज्म में चाहिए वो मिल रहे हैं क्या? मिलेंगे। हमने इतनी बड़ी प्रोसीजर फॉलो की है, मिलेंगे ही और मिल रहे हैं। लाइक अल्कोहल, एंजाइम, एंटीबायोटिक एक्सेट्रा, कोई भी डिजायर्ड प्रोडक्ट हो सकता है। फाइनली द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड थ्रू द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यूजिंग सुटेबल बायोरिएक्टर। किसी भी बायोरिएक्टर को यूज करके, किसी भी डाउनस्ट्रीम प्रोसीजर को यूज करके जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और प्यूरिफाइड भी किया जाता है। दिस इज all about the recombinant DNA technology. All are the steps for the rDNA technology, and this is most important question for the purpose of examination. Human protein produced by rDNA technology to treat human diseases. बहुत सारी ऐसी डिसीजेस है जिनको कंट्रोल करने के लिए rDNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोटीन बनाया हुआ है। एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन जैसा प्रोटीन बनाया हुआ है। अस्थमा, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेटलेट डिराइव फ्रॉम द ग्रोथ फैक्टर्स, पार्च्यूरेशन, रिलैक्सिन, ब्लड क्लॉट्स, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन, एक्टिवेटर, टीपीए बोल सकते हैं हम इसको, यूरिकाइनेज, कैंसर इसको कंट्रोल करने के लिए, डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर जैसी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंटरफेरॉन, ट्यूमर, नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन, मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन, इम्फाइसेमो को कंट्रोल करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, हीमोफीलिया ए के लिए फैक्टर 8, हीमोफीलिया बी के लिए फैक्टर 9 और हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इस तरह से पर्टिकुलर डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोटीन बनाए हुए हैं और इस तरह से हम बहुत सारे ऐसी डिसीजेस हैं जिनको rDNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB लोकेटेड इन हैदराबाद, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हैदराबाद में है। इज प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रंटियर एरिया ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड मॉलिक्यूलर अप्रोचेस इन द एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग से रिलेटेड कोई भी मॉलिक्यूलर अप्रोच हो, मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी हो या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मॉडर्न बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो है इनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं हम, स्टडी जो है ये सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में बोल सकते हैं हम, यहाँ पर होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंटर आर टू कंडक्ट, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, टू कंडक्ट हाई क्वालिटी ऑफ बेसिक रिसर्च। कोई भी रिसर्च हो मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर डीएनए प्रिंटिंग लेवल पे, ये इसकी क्वालिटी हाई हो, मतलब डीप हमें नॉलेज मिले, क्लैरिटी ज़्यादा हो, एंड ट्रेनिंग इन फ्रंटियर एरिया ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, और मॉडर्न बायोलॉजी के लिए एक ट्रेनिंग एरिया यहाँ पर प्रोवाइड हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं। एंड प्रमोट सेंट्रलाइज नेशनल फैसिलिटी फॉर न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक इन द इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ बायोलॉजी, और ये प्रमोट करती है, सेंट्रलाइज नेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है नई मॉडर्न टेक्निक्स को, जो हम यूज़ कर सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में। जो भी बायोलॉजी की ब्रांचेस होगी वहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं।